MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, पेपर 2019 जून, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख अंतर्निहित विषयों की रूपरेखा बताइए। अब उत्तर आधुनिकतावाद के अंदर जो अंतर्निहित, उसके अंदर जो भी रूपरेखा है, विषय हैं, उसके अंदर जो विषय हैं उसकी रूपरेखा बतानी है। इसका आंसर है उत्तर आधुनिकतावाद शक्ति ज्ञान संबंधों में विश्वास रखता है। शक्ति ज्ञान संबंध, मतलब उत्तर आधुनिकतावाद का मतलब क्या है? शक्ति और ज्ञान, उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर वो विश्वास रखता है तथा इसके सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मूल ग्रंथ रणनीतियों के समर्थक है। उनका मानना है कि सत्य सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता। जो सामाजिक व्यवस्था है उससे अलग सच नहीं हो सकता, जैसी व्यवस्था है वही उसका सच है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में सत्य को जांचने के लिए इस दृष्टि का उपयोग किया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब आपस में जो हमारे संबंध है उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाया है, ताकि अवधारणाएं और ज्ञान विषय पर अपना प्रभाव किस प्रकार रखती हैं यह देखा जा सके। अवधारणाएं मतलब जो हमारी सोच है वो ज्ञान विषय पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये हम इसके बारे में पता लगा सकें। स्मिथ ने संप्रभुता की अवधारणा के विषय में शक्ति ज्ञान संबंधों का विश्लेषण किया है। स्मिथ ये नाम है इसका। इसने संप्रभुता मतलब जो समान प्रभुता वाले जो देश होते हैं, संप्रभुता की अवधारणा के विषय में शक्ति ज्ञान मतलब सबकी समान प्रभुता है, मतलब जो देश में लोग रह रहे हैं उनको सबका समान अधिकार है। ठीक है, देश के ऊपर सबका समान अधिकार है, वो संप्रभुता हो गई। उसने संप्रभुता की अवधारणा के विषय में शक्ति ज्ञान संबंध, शक्ति और ज्ञान के संबंधों का उसने विश्लेषण किया और कहा कि ऐतिहासिक तौर पर संप्रभुता की अवधारणा परिवर्तनीय है। संप्रभुता की अवधारणा जो है, सोच जो है, ये परिवर्तनीय है, ये चेंज की जा सकती है, चेंज होती है। चाहे मूल धारा के विद्वानों ने भले ही इसे स्थायी रूप देने की कोशिश की हो, मतलब कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसको फिक्स माना था, लेकिन ये चेंज होती है, ये ऐसा स्मिथ का कहना है। ठीक है। फोकाल्ट का योगदान उत्तर आधुनिक सिद्धांत में काफ़ी महत्व रखता है। फोकाल्ट भी, ये भी नाम है। ठीक है, ये भी एक विद्वान है। इसका जो योगदान है उत्तर आधुनिक सिद्धांत मतलब जो नए सिद्धांत आए हैं उसमें उसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास की जानकारी हेतु इसका उपागम महत्वपूर्ण है। इसका उपागम जो है जिनियोलॉजी जो है इम्पॉर्टेंट है। उपागम मतलब अप्रोच ही होती है, इसकी जो एक अप्रोच है जिसका नाम है जिनियोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इनकी मान्यता है कि सत्य जैसी कोई वस्तु ही है ही नहीं, मतलब सच कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सत्य की सत्ता समझी जा सकती है, सत्य कुछ समय तक होता है, उसकी सत्ता समझी जा सकती है तथा यह इस बात को प्रदर्शित करती है कि शक्ति और सत्य का विकास साथ साथ हुआ। मतलब जहाँ शक्ति है वहाँ सत्य होगा। ठीक है। स्मिथ के शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक जगत के संबंध में किसी प्रवचन विशेष के संदर्भ में ही सत्य होते हैं। सामाजिक जगत के जो संबंध होते हैं सिर्फ बोलने के लिए, किसी प्रवचन विशेष, किसी टॉपिक पे ही सही सत्य होंगे वो। ठीक है, हर जगह नहीं होंगे। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध इससे है। उत्तर आधुनिकतावाद मतलब बाद में जो आधुनिकीकरण आया, जो नवीनीकरण हुआ, कि कुछ प्रवचन और कुछ सत्य एक दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव बनाते हैं। कुछ प्रवचन मतलब जो बोले गए हैं और कुछ सच एक दूसरे पर किस प्रकार का प्रभाव बनाते हैं और उसका किसका वर्चस्व रहता है, मतलब कौन ऊपर रहता है। वर्चस्व का मतलब रहता है कौन ऊपर रहता है। यहाँ शक्ति संबंधी विचार सामने आता है। अब एक विचार सामने आता है, शक्ति क्या है। फलतः उत्तर आधुनिकतावादी किसी बड़े सिद्धांत या मेटा नैरेटिव के विरोधी हैं। जो उत्तर आधुनिकतावादी है, जो नई टेक्नोलॉजी को मान रहे हैं, वो किसी बड़े सिद्धांत या मेटा नैरेटिव के विरोधी है। मतलब जो पहले जो सिद्धांत बने हुए हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं। अर्थात उनका तात्पर्य है कि ज्ञान के सत्य या सत्य को स्थापित करने के लिए कुछ स्थितियां हैं जो किसी प्रवचन में स्वतंत्र रहती है। मतलब ज्ञान जो है उसका सत्य या सत्य परिस्थिति के ऊपर, मतलब जो हमारी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मतलब अपना अपना नजरिया है, किसको क्या ठीक लगता है। ठीक है। उत्तर आधुनिकतावादी सामाजिक जगत की तुलना एक ग्रंथ से करते हैं। अब जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं, जो उत्तर आधुनिकतावाद को मानते हैं, वो सामाजिक जगत की तुलना एक ग्रंथ से करते हैं। ग्रंथ जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया। ठीक है, उससे मतलब वो मैंने नाम बोला, किसी भी एक ग्रंथ से करते हैं। उनका कहना है कि संसार एक पुस्तक की भांति है। पूरा संसार जो है वो एक पुस्तक है, किताब है।
इसको साधारणतः नहीं समझा जा सकता, सिंपली हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और व्याख्या भाषा की अवधारणा एवं संरचना प्रकट करती है। जब हम व्याख्या करेंगे तो उसकी भाषा कैसी होगी ये सोचना पड़ेगा, उसकी संरचना किस प्रकार की होगी ये भी सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार की व्याख्या हम दो साधनों से करके उसे समझ सकते हैं। हमें संसार की व्याख्या करनी है, दो साधनों से उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसमें निर्माण का अंत एवं दोहरा वाचन महत्वपूर्ण साधन है। निर्माण मतलब कब शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा, निर्माण का अंत होता है, ठीक है। तो ये दोहरा वाचन डबल, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण साधन है। स्मिथ के अनुसार निर्माण अंततः एक ऐसा माध्यम है जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी सिद्धांत और प्रवचन कृत्रिम स्थायित्व पर खड़ा है। कृत्रिम मतलब काल्पनिक है, मतलब कोई भी सिद्धांत बनाते हैं, कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं, कोई भी रूल बनाते हैं, हमारी कल्पना से ही तो जन्म लेता है, ठीक है। एक इंसान की सोच ही तो होती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक इंसान ने ही तो बनाया है, कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने आके बोला और हमने बनाया हो। एक कृत्रिम स्थायित्व पर खड़ा है जिसे भाषा के स्वाभाविक विरोध ने जन्म दिया। भाषा का स्वाभाविक एक विरोध होता है, उसकी वजह से इसका जन्म होता है। स्थायित्व किस प्रकार ग्रंथ या दोहरे अध्ययन में प्रभावी होता है। अगर कोई चीज़ स्थायित्व है तो किस प्रकार से वो प्रभावी हो सकते हैं। जैसे महाभारत में भी कृष्ण ने कहा था कि कोई भी धर्म है या अधर्म है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिचुएशन, तुमने अपना धर्म जो माना वो तुम्हारे लिए तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन समाज के लिए क्या वो धर्म है, वो समाज के लिए अधर्म है, ठीक है। भीष्म ने जो किया उसने अपना धर्म पूरा किया, लेकिन समाज के लिए गलत किया, उसे विरोध करना चाहिए था, उसे अपने धर्म को परिवर्तित करना चाहिए था। वो स्थायी नहीं हो सकता, ठीक है, उसे परिवर्तन करना चाहिए था, ठीक है। तो वो यही कह रहा है स्थायित्व किस प्रकार ग्रंथ या दोहरे अध्ययन में प्रभावी होता है। यह संगति या मेल में देखा जा सकता है, मतलब उसका मेल किस प्रकार का या प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की तकनीक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब ये जो टेक्निक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर हमें एक दूसरी कंट्री से संबंध स्थापित करने हैं उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड एशले ने दोहरे वाचन की तकनीक का प्रयोग अराजकता के सिद्धांत के अध्ययन के लिए किया। अब दोहरे वाचन मतलब डबल वाचन करने के लिए उसने इस तकनीक का प्रयोग कहाँ किया, जहाँ अराजकता के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करने के लिए, जहाँ पर लोगों के साथ शोषण किया जाता है, उसको स्टडी करने के लिए उसने इसका प्रयोग किया, इस टेक्निक का प्रयोग किया। दोहरे वाचन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रथम वाचन में अराजकता एवं संप्रभुता में सच्चाई नहीं थी। जो अराजकता है और संप्रभुता, मतलब अराजकता मतलब जहाँ अराजकता है वह संप्रभुता कैसे हो सकती है। जहाँ किसी का शोषण हो रहा है तो वहाँ पर सभी लोगों का समान अधिकार कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो वो यही कह रहा है कि दोहरे वाचन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रथम वाचन में अराजकता एवं संप्रभुता में सच्चाई नहीं थी। जहाँ अराजकता है वहाँ संप्रभुता नहीं हो सकती। दोहरे वाचन तकनीक की एक अन्य समीक्षा रॉ वॉकर ने की। अब इसकी एक और समीक्षा की है किसने, रॉ वॉकर ने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में यथार्थवाद की परंपरा, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के यथार्थवाद की परंपरा की समीक्षा की और ये दिखाया कि परंपरा का निर्माण इस परंपरा के प्रमुख विचारकों को छोड़कर नहीं किया जा सकता। अगर परंपरा किसने बनाई, उसके विचार को नहीं तो बनाई होगी। अगर हम उनको भूल जाएं तो परंपरा ही खत्म हो जाएगी, परंपरा को ही नहीं मान सकते, ठीक है। तो परंपरा को बदला जाना चाहिए, बदलनी चाहिए परंपराएं। अतः ये कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत काफ़ी अधिक सिद्धांतों पर बल देता है जो विश्व की वास्तविकता से अलग है। और भी सिद्धांत इसके अंदर सामने आते हैं जो कि विश्व की जो वास्तविकता है उससे वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य में वास्तविकता जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर सामाजिक परिदृश्य देखें तो वास्तविक कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है। वास्तविकता की अनेक व्याख्याएं भी नहीं हो सकती, और वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है, उसकी अलग अलग व्याख्याएं भी नहीं हो सकती। ये सिचुएशन के ऊपर, समय के ऊपर डिपेंड करता है क्या सही है और क्या गलत है।